जय जोहार संगवारी हो। कैसे हो आप सब मन। पिछला वीडियो में हम डिस्कस करत रहे जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। पहली मुर्गी आइस कि अंडा आइस, और यही बात ला आज हम अब वीडियो में आगे बढ़ावत हन। ठीक है, तो का हुई से कि जीवन की उत्पत्ति के जो झगड़ा चलत रही सावे वैज्ञानिक मन के बीच में, वो सिद्धांत ला तीसरा सिद्धांत मिलिस। तीसरा सिद्धांत के रूप में हमारे पास में आया क्या, ब्रह्मांडवाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कॉस्मोजोइक ओरिजिन। इसको किसने दिया था? रिचर्ड एरहिनियम और होइल नामक वैज्ञानिकों ने दिया था। और उन्होंने बोला कि ब्रह्मांडवाद का सिद्धांत मतलब कि जो जीव है वो कहाँ से आए? ब्रह्मांड से आए। और ब्रह्मांड से कैसे आए? किसी दूसरे ग्रह से आए। मतलब हम एलियन हरन, और अभी भी एलियन के ऊपर खोज चलत हवे। तो हम अगर दूसरा ग्रह से आए हैं तो जे धरती में जितना भी जीव हवे वो मन सब तो एलियन होई। तो ये कुछ जो वाद था, ये जो रिचर्ड एरहिनियम और होइल उन्होंने ये बोला कि जो जीवन है वो दूसरे ग्रह से स्पोर्स के रूप में आया। किसके द्वारा आया? उल्का पिंड के द्वारा आया। ठीक है, उन्होंने बोल तो दिया लेकिन वो खुद भी सेटिस्फाई नहीं थे। अगर ऐसा होता तो हम सारे जीव एलियन होते। ठीक है, तो फिर भी ये जो बात था, अभी भी यहाँ पर विवाद था कि अगर कोई भी स्पोर या जीव उल्का पिंड से दूसरे ग्रह से आया है, इसका मतलब यह है कि दूसरे ग्रह में भी जीवन होगा। तो जीवन की उत्पत्ति आखिर कैसे हुई? उनको इससे मतलब नहीं था कि पहली मुर्गी आई कि पहली अंडा आई। मुद्दा ये था कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। मुर्गी भी जीव है और अंडा भी क्या है? जीव है। तो चलिए दोस्तों इसको समझते हैं कि जब इन्होंने ये ब्रह्मांडवाद का थ्योरी दिया पर इसमें कोई सेटिस्फेक्शन उनको आंसर नहीं मिला, और उसके बाद में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ ओपेरिन मॉडल के रूप में। जी हाँ दोस्तों, ये एक ओपेरिन नामक वैज्ञानिक आते हैं जिन्होंने क्या दिया था? ओपेरिन मॉडल दिया था। कब दिया था? 1936 में दिया था। AI ओपेरिन रूस के वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया, क्या बताया? कि जो पृथ्वी है इसकी जो लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो पृथ्वी में सिर्फ गर्म गैस थी, और पृथ्वी जो है ये सूर्य है। ठीक, ये सूर्य है। ये सूर्य के चारों ओर अपनी अपनी कक्षा में बहुत से जो ग्रह हैं, ये चक्कर लगा रहे। और ये जो पृथ्वी है और ये जो अन्य ग्रह हैं उसकी उत्पत्ति जो हुई थी पिंड के टूटने से हुई थी। तो जो ग्रह है ये सब क्या था? पहले एक पिंड के रूप में था, और इस पिंड के चारों तरफ ये क्योंकि लगातार घूम रही थी, इस वजह से यहाँ पर सिर्फ एक वायुमंडल था, और घूमने की वजह से, लगातार रोटेशन की वजह से इसके चारों तरफ जो है वायुमंडल जो है जो बहुत गर्म था, जो हवा थी वो बहुत गर्म थी। ठीक है, तो इस पृथ्वी के चारों तरफ जो गर्म हवा थी, धीरे धीरे ये हवा जो है ठंडी होने लगी, और इस हवा में जो सबसे ज्यादा जो गैस थी वो गैस कौन सा था? हमारा कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये 4 गैस को याद रखेंगे दोस्तों, क्योंकि कई बार व्यापम और पीएससी के परीक्षाओं में, यहाँ तक कि नीट और CSIR नेट या फिर UGC नेट में भी इसको पूछा गया है। क्योंकि जीवन की जो बेसिक उत्पत्ति हुई थी इन गैसों से हुई थी। जीवन की उत्पत्ति के लिए 3 बेसिक चीजें हैं, एक तो है पानी, दूसरा है हवा और तीसरा है सनलाइट। ठीक है, तो हवा में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये 4 चीजें थी, और ये धीरे धीरे ठंडी होती गई। पृथ्वी के बाहर के जो लेयर में जो वायुमंडल था, ये हवा ठंडी होती गई, और ठंडी होने के बाद में ये सभी जो हवाएं हैं, सॉरी ये जो गैसें हैं, ठीक है, ये जो छोटे छोटे अणु हैं, ये आपस में मिल करके एक बड़े अणु का निर्माण करने लगे, और ठंडे होकर के यहाँ पर एक बादल बनाया है ना। ये बादल बनाने के बाद में यहाँ पर बहुत बारिश हुई, और बारिश होने के बाद पृथ्वी पर बहुत ज्यादा पानी होने की वजह से पृथ्वी पर जल स्तर बढ़ गया, जिससे पृथ्वी पर समुद्र की उत्पत्ति हुई। जैसे ही समुद्र की उत्पत्ति हुई तो पृथ्वी पर, जैसे मान लो ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, इस पृथ्वी पर जल स्तर बढ़ गया और समुद्र बन गया। ठीक है, लेकिन जब बारिश हुई, ठीक इस तरीके से जब बारिश हुई तो बारिश का पानी जो है बहता है, जिससे क्या होगा? नदी बना होगा, और नदी के बनने से ये नदी बना होगा। नदी से जब पानी बहा होगा तो नदी पानी के साथ साथ में जो खनिज लवण थे वो भी बहकर कहाँ पहुंच गए? इस समुद्र में पहुंच गए। ठीक है, अभी भी क्योंकि वातावरण बहुत गर्म था,
अभी तो सावन में भी इतनी गर्मी लग रही है, पता नहीं उस समय और कितना गर्मी रहा होगा। और इस साल की गर्मी तो बहुत ही ज्यादा तपाने वाली गर्मी थी। तो 5 अरब पूर्व वर्ष पूर्व की बात हो रही है। 5 अरब वर्ष पूर्व जब पृथ्वी पर जीवन नहीं था अर्थात कोई पेड़ पौधे भी नहीं थे, ठीक है। तो उस समय ये जो समुद्र का पानी था, ये समुद्र का पानी जो है बहुत गर्म था और यहाँ पर सिर्फ 4 चीजें थी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है। और ये खनिज लवण बह करके आए और ये 4 जो छोटे छोटे अणु थे वो आपस में मिल करके अमोनिया और मीथेन बनाए। इसी तरीके से वो और क्या बनाए होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाए होंगे, ऑक्सीजन बनाए होंगे, ठीक है, और फिर H2O का निर्माण किए होंगे, ठीक। तो इस तरह से कैसे कुछ छोटे छोटे अणुओं का निर्माण किए और इस अणुओं से फिर क्या बना, प्यूरिन बना, पिरामिडिन बना, अमीनो एसिड्स बना, फैटी एसिड बना और शुगर बना। ये छोटे अणु से बड़ा अणु और उसके बाद फिर और बड़ा अणु बना, अर्थात कोलाइडल अणु की जो साइज है वो बढ़ती गई, ठीक। और लास्ट में फिर क्या बना, पॉलीसेकेराइड बना। तो छोटे अणु से लेकर के एक बड़े कोलाइडी कण का निर्माण होता है पॉलीसेकेराइड्स के रूप में। तो पॉलीसेकेराइड्स के रूप में क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, एंजाइम बनता है, कुछ डीएनए बनता है और डीएनए की जगह पर ये न्यूक्लियोटाइड शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, जैसे ही ये पॉलीसेकेराइड का निर्माण होता है अर्थात बड़े कोलाइडी कण का निर्माण होता है, इस बड़े कोलाइडी कण से एक चीज बनता है जिसे कहते हैं कोएसरवेट, ठीक है। ये कोएसरवेट ही है जो प्रथम उत्पत्ति हुई थी किसके रूप में, जीवन के रूप में। इसको जीवन के रूप में तो नहीं कहा गया परंतु अनुवांशिक पदार्थ के रूप में उत्पन्न हुआ था। कहाँ पर उत्पन्न हुआ था, ये समुद्र में उत्पन्न हुआ था। तो जीवन की जो उत्पत्ति हुई है वो पृथ्वी पर नहीं बल्कि पृथ्वी के समुद्र में हुई थी और ये सबसे सरल प्रकार के जीवाणु थे और सबसे पहला जो जीव बना था वो कोएसरवेट था, जो क्रमिक रासायनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप बना हुआ था। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जीवन की उत्पत्ति के रूप किसके रूप में हुई थी, तो क्रमिक रासायनिक परिवर्तनों के रूप में किसके रूप में हुई थी, कोएसरवेट के रूप में हुई थी। और इसका जो कहना चाहिए परिभाषा है वो यह है कि कोएसरवेट जो होते हैं एक प्रकार के अनुवांशिक पदार्थ होते हैं। लेकिन एआई ओपेरिन ने अपने ओपेरिन मॉडल में कहा कि जो कोएसरवेट होते हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं। और ये न्यूक्लियोप्रोटीन जो होते हैं एक्चुअल में न्यूक्लिक एसिड होते हैं। और ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है ये न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए होते हैं। जो आरएनए होता है ये लोअर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, ठीक है। और जो डीएनए होता है ये हायर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि यूकैरियोट्स में पाया जाता है, वायरस को छोड़ करके, ठीक। तो डीएनए और आरएनए क्या है और न्यूक्लियोप्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड क्या है। न्यूक्लियोप्रोटीन को ही ओपेरिन ने क्या बोला, न्यूक्लिक एसिड बोला। ये होते हैं अनुवांशिक पदार्थ, ठीक है। अनुवांशिक पदार्थ कहाँ पर होते हैं, किसी भी जीव की कोशिका के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और न्यूक्लियस पर हमारी एक वीडियो बनी हुई है, आप लिंक पर जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक। तो ये जो न्यूक्लियोप्रोटीन है वो कैसे बनी, तो यहाँ पर है प्रोटीन, ठीक है, और ये है न्यूक्लियोटाइड। ये दोनों के मिलने से क्या बना, न्यूक्लियोप्रोटीन बना। और इसी न्यूक्लियोप्रोटीन को क्या नाम दिया गया, कोएसरवेट नाम दिया गया। और कोएसरवेट जो है आप देख सकते हैं कि क्रमिक रासायनिक परिवर्तनों से कोएसरवेट की उत्पत्ति होती है, ठीक है। अब जैसे ही ये कोएसरवेट की उत्पत्ति होती है, ये कोएसरवेट में क्या है, ये न्यूक्लिक एसिड अर्थात अनुवांशिक पदार्थ है। और ये कहाँ पर बना हुआ है, ये समुद्र, ये पृथ्वी हो गया तो पृथ्वी के समुद्र के बीच बना हुआ है, ठीक। अब ऐसा तो नहीं कि ये जो और भी अणु है, ठीक है, और जो केमिकल्स हैं वो और भी कुछ नया चीज बनाए होंगे। तो ये जो कोएसरवेट है ये इसके बाहर जो है ये भोज्य पदार्थ के रूप में या कार्बनिक पदार्थ है। हमारे पास कार्बन तो है ही, जैसे कि अभी मैंने कहा कि CO2 बना होगा, हो सकता है
C6H12 O6 के रूप में ग्लूकोज बना होगा, क्योंकि कार्बन है भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है। तो ये आपस में फिर से मिल करके कुछ भोज्य पदार्थ बनाए होंगे या कुछ कार्बनिक पदार्थ बनाए होंगे, और ये भोज्य पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ जो है ये कोए सरवेट के चारों तरफ जो है आकर के जमने लग गया, और इसी से फिर हमारा सेल का फॉर्मेशन होता है। इसी से किसकी उत्पत्ति हुई है? कोशिका की उत्पत्ति हुई है। तो कोशिका के बारे में भी हमारी वीडियो डली हुई है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो कोए सरवेट है उसको बहुत से वैज्ञानिकों ने न्यूक्लियस भी नाम दिया, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ होता है। तो कोए सरवेट को एक प्रकार से जेनेटिक मटेरियल की भी उपाधि दी गई, क्योंकि इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियोप्रोटीन है, ठीक है। और इसके बाहर जो भोज्य पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ है ये हमारा क्या हो गया? एक प्रकार का साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक। तो इस तरीके से कोए सरवेट से एक कोशिका की उत्पत्ति होती है। जैसे ही कोशिका की उत्पत्ति होती है फिर बहुत सारे कोशिका मिल करके टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। इसके भी वीडियो हमने डाली हुई थी कोशिका के बारे में। एक कोशिका बनी, कोशिका से फिर ये जब बहुत सारे कोशिका एक साथ में मिलने लग गए तो उससे फिर टिश्यू अर्थात ऊतक का फॉर्मेशन होता है, और टिश्यू जब आपस में मिलते हैं तो फिर उससे एक ऑर्गन का निर्माण होता है। ऑर्गन अर्थात अंग, जैसे मेरा हाथ बना, मेरा फेस बना, मेरा एक पैर बना, इस तरीके से एक ऑर्गन का निर्माण होता है, और ऑर्गन से फिर क्या बनता है? बॉडी बनता है, ठीक। बॉडी अर्थात शरीर बनता है। तो इस तरीके से हमारे शरीर की उत्पत्ति हुई। अब धीरे धीरे बहुत समय अंतराल के बाद में बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति हुई, परंतु जो सबसे पहला जो जीव बना था वो समुद्र में बना हुआ था, ठीक है, समुद्र के अंदर ही बना। और इस समुद्र में जो पहले जीव बने थे वो लवणीय जीव थे। कैसे जीव थे? लवणीय थे। और बहुत समय अंतराल के बाद फिर अलवणीय जीव बने, अलवणीय और स्थलीय जीव बने। जैसे हम हैं, हम स्थल में रहते हैं, कुछ बड़े बड़े पेड़ हैं वो स्थल में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के दो प्रकार के जीव मिले हमको, एक जो समुद्र में रहने वाले और दूसरे जो समुद्र से बाहर रहते हैं। तो समुद्र से जो बाहर रहते हैं उसको स्थलीय और अलवणीय जीव कहा गया, और समुद्र में जो जीव बने उसको लवणीय और समुद्री जीव कहा गया। इसी प्रकार की इसमें और जो MCQs है इसके लिए हम अगली वीडियो लेकर के आएंगे। हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।